सर अभी क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ग्लोबल इवेंट्स चल रहे हैं। हम्म। और एक तरह से पैनिक की सिचुएशन है इकोनॉमी को लेकर और फाइनेंशियल मार्केट को लेकर। तो हमने सोचा हम्म। क्यों ना हम आपका गाइडेंस लें, क्योंकि अभी हमारे पास भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स के कॉल आ रहे हैं, परेशान हैं। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऐसे समय में कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वी थॉट दैट दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि हम आपको लाएं और थोड़ा सा आप आज की सिचुएशन पे प्रकाश डालें, जिससे हमारे इन्वेस्टर्स का थोड़ा मनोबल अच्छा बने और वो एक साउंड डिसीजंस ले पाए अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को या फ्यूचर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो सर अभी हम देख रहे हैं कि इकोनॉमीज अभी जो डील कर रही हैं वो एक जियो पॉलिटिकल टेंशन, हायर इन्फ्लेशन का प्रेशर, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की अब लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट भी आगे बढ़ेंगे। तो इन सब से जब इकोनॉमीज डील कर रही हैं, स्पेशली इंडिया जो कि एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, अब क्योंकि हम्म। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे एंड वी बीइंग एन ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो सकता है। एक्चुअली होएगा ही। मार्केट अगर मैं सोचूं तो इस टाइम बैलेंस कर रहा है बिटवीन फियर ऑफ इन्फ्लेशन एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क। तो राइट। इन्वेस्टर, स्पेशली द सीजन इन्वेस्टर, भी उसका भी पेशेंस टेस्ट हो गया इस सिचुएशन में। लोग हम्म। ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि अभी कैसे बिहेव करें, कि अभी हम्म। मार्केट उन्हें लग रहा है नीचे जा रहा है तो वो और इन्वेस्टमेंट करें, या हम्म। इतनी अनसर्टेनिटी है कि वो कुछ ना करें, शांति से बैठे रहें, या इतनी वॉलेटिलिटी है कि उस टेंशन से बचने के लिए वो मार्केट से बाहर आ जाएं। हम्म। तो सर आप इस पे थोड़ा सा हमारे को गाइड कीजिए कि हाउ शुड इन्वेस्टर बिहेव इन दी सिचुएशन। जो तीसरी बात आपने कही थी कि मैं एक इन्वेस्टर हूं और मुझे बहुत टेंशन है, वॉलेटिलिटी से अच्छा नहीं लग रहा है, जियोपॉलिटिक्स खबरें अच्छी नहीं आ रही है, हिंदुस्तान का बाजार अच्छा नहीं कर रहा है, इकोनॉमी की बुरी खबरें आ रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो मैं बहुत तनाव में हूं, क्या मुझे पैसा निकाल लेना चाहिए? चलिए, अगर आप पैसा निकाल लेते हैं मुक्ता जी, और फर्ज कीजिए कि आप वो इन्वेस्टर है जिसको लगता है कि जाओ रे बाबा, क्यों इतना टेंशन पालना, अपना बाजार से बाहर निकलो, और आप बाजार से बाहर आ गए, क्या ये समस्या हमेशा रहेगी? और जैसे ही यह समस्या ठीक होगी तो क्या होगा बताइए आप? बाजार बढ़ेगा, पड़ेगा और बिल्कुल। फिर आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? आप तो पहले निकल गए बाजार से। तब मुक्ता जी आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आप क्या कहेंगे बताइए? सर बहुत ही बुरा लगेगा। देखिए, जितने लोगों को 2008 में बाजार खराब लगा था उसमें दो तरह के लोग थे, जो बाजार में रहे, जो निकल गए। 2011-12 में बाजार खराब हुआ, दो तरह के लोग थे, जो रहे, जो निकल गए। 2020 में बाजार खराब हुआ, दो तरह के लोग थे, जो डर के निकल गए, जो रहे। बताइए आज कौन सुखी है, जो निकल गया, जो रहा? जो रहा। तो कभी कभी हमें इतिहास बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, कागज पे लिखिए कि बाजार कभी सुधरेगा या कभी नहीं सुधरेगा। अगर आपको लगता है कि बाजार और इकोनॉमी कभी सुधरेंगे तो आपको बाजार में बैठे रहना चाहिए। पर आप बैठे कैसे रहेंगे? बैठे आप तब रहेंगे जब आपने इंतजाम किए हों, अपने सही तरह से एसेट्स को एलोकेट किया हो, अपने 3-4 साल के जो खर्चे हैं उनको आपने अलग रखा हो, अगर आप बॉन्ड फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स का भी सम्मान किया हो। अगर आपने उनका सम्मान नहीं किया है, सारा पैसा ही डाला है, तो आप बैठे रह ही नहीं सकते, आपको निकलना ही होगा। और अगर आपने सही एसेट एलोकेशन किया है, आपके साथ में सही सलाहकार है जो आपको इमोशनली सहारा देता है, कंट्रोल करता है, तो आपको किसी बात की घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ। मैं ये मानता हूं कि रुपए का गिरना, इकोनॉमी का कमजोर होना कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। कोविड में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तब मैंने यही बात कही थी कि कोविड के अंदर सारी दुनिया चिंता कर रही है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूं। क्योंकि इंसान की आदत है, जब वो संकट में होता है तो इस तरह का आचरण करता है कि वो संकट से बाहर आ जाता है। वो कभी सदा संकट में नहीं रहता है, वो हमेशा संकट से बाहर आने की कोशिश करता है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ मुक्ता जी, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेरे घर से जैसे मैं निकलता हूँ, और जब मैं ऑफिस जाया करता था, आजकल तो रेगुलर नहीं हूँ, ऑफिस नौकरी छोड़ चुका हूँ। तो जब मैं ऑफिस जाता था मुक्ता जी, तो घर के बाहर निकलते एक मंदिर है छोटा सा। मैं हमेशा वहां पर महादेव को प्रणाम करके निकलता था। निकलते वक्त हम करते हैं, ईश्वर को प्रणाम करते हैं। कभी कभी मैंने गौर किया कि मैं उनको प्रणाम करना, उनको उनको नमस्कार करना भूल गया। तो शाम को जब मुझे याद आया कि आज मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, आज मैंने मंदिर की तरफ नहीं देखा, तो आप जानती हैं मुझे क्या महसूस हुआ? मुझे महसूस हुआ कि उस दिन मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि अपने में ही मगन था, और मैं ईश्वर को भूल गया। और जब कभी मैं चिंतित होता हूं, तो न केवल उनके सामने से निकलते वक्त उनको नमस्कार करता हूं, घर में बैठे बैठे भी नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं चिंता में हूं। तो इंसान कैसे सोचता है, इस बात पर निर्भर करता है। खुशी में तो आप ईश्वर को भी भूल जाते हैं।
तो हमें भूलना नहीं है, संकट के अंदर हम हमेशा सही काम करते हैं। उस ईश्वर को जिसको हम खुशी में भूल जाते हैं, संकट में उसको क्यों याद करते हैं? क्योंकि संकट में ही हम सही काम करते हैं, सही निर्णय लेते हैं। हिंदुस्तान पर संकट आया है ना मुक्ता जी, तो सरकार सही निर्णय लेंगी। और जब सही निर्णय लेती है ना सरकार, तब इकोनॉमी अच्छा करती है, ये मेरा अनुभव है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार जो आपको अभी अच्छा नहीं लग रहा है, 1 साल के बाद बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बात आगे बढ़ेगी, ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो हमारे इन्वेस्टर का क्वेश्चन है। हाँ। इन्वेस्टर बड़े पैनिक हो रखे हैं जब से अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच दी, जिनमें हम्म। उन्होंने बोला कि आप पेट्रोल यूज कम करें, गाड़ी पूल करें, गोल्ड ना खरीदें, बाहर फॉरेन ना जाएं। तो ये सब बातें उन्होंने जब बोली तो इन्वेस्टर इज पैनिक नाउ कि करना क्या है मेरे को। मैं अपना हम्म। पैसा सारा निकाल लूं फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट एंड पुट इन द एफडी, या फिर मैं गोल्ड खरीद लूं, गोल्ड क्योंकि उसके बाद गोल्ड बड़ा है। जैसे ही मोदी जी ने बोला गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड थोड़ा सा बड़ा है। तो कस्टमर वेरी पैनिक, करना क्या है हमको? तो सर इस पे थोड़ा सा एक सोल्यूशन आप दें। देखिए, आपको करना क्या है वो बिल्कुल आसान सी बात है। क्या करने से चीज़ें ठीक होती हैं और क्या करने से चीज़ें खराब होती हैं। अगर आप विपरीत विपरीत आचरण करेंगे, उल्टा आचरण करेंगे, तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। देखिए, मैं आप लोगों को इकोनॉमिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। अभिषेक जी आप भी जवाब दीजिएगा, जय जी आप भी जवाब दीजिएगा, मुक्ता जी आप भी जवाब दीजिएगा, बारी बारी जवाब दीजिएगा। आप जयपुर में रहते हैं। जयपुर में एक बाप रहता है जो महाकंजूस है, बहुत कंजूस है। उसे खर्चा होता ही नहीं है। उसके बच्चे की संभावना क्या होगी? वो कंजूस होगा कि खर्चीला होगा? जी होगा सर। कंजूसी होगा सर। जो देखेगा वही करेगा। जो खर्चीला कंजूस। होगा सर। अब आप देखिए, खर्चीला। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। चलिए, अगर आपको ये लगता है कि उसका बेटा खर्चीला कंजूस होगा, तो पोता कैसा होगा? सर वो खर्चीला होगा क्योंकि उसने देखा है कंजूस, सब कंजूसी करते हैं, तो कोई तो खर्च करे। एग्जैक्टली exactly। वक्त रहते हमें समझ में आ जाता है क्या होना चाहिए। तो ना कंजूस होना अच्छा है, ना खर्च करना अच्छा है। अच्छा राइट। क्या है? संतुलन। जब भी इकोनॉमी संतुलन से बाहर निकलती है ना, वापस संतुलन की तरफ आने की कोशिश करती है। अभी हम संतुलन से भटक गए हैं, हमारी इकोनॉमी वापस संतुलन की तरफ आएगी। हमारा बाजार, हमारी इकोनॉमी वापस संतुलन की तरफ आएगी। तो पहली बात तो ये, पैनिक होना नहीं है। पैनिक वो व्यक्ति होता है जिसको डर लगता है। देखिए, मेरे को भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है, मैं पैनिक में क्यों नहीं हूँ? मेरा भी तो बाजार में इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है। फिर मैं पैनिक क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मैंने इतिहास में देखा है कि जिसने पैनिक किया है उसको नुकसान हुआ है, और जिसने सही निर्णय लिया है उसको नुकसान नहीं हुआ है। एक अच्छा प्रश्न पूछूंगा और आपको बात समझ में आएगी। देखिए, अगर आप वेद पढ़ेंगे, अगर आप उपनिषद पढ़ेंगे, मैंने नहीं पढ़े हैं लेकिन मैंने देखे हैं, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है। लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ। तो जब मैं हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ तो ऊपर संस्कृत का श्लोक होता है, नीचे हिंदी में अनुवाद होता है। मुक्ता जी, मैंने क्या देखा कि हर श्लोक शुरू कैसे होता है? ओम शांति से शुरू होता है और खत्म होता है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर श्लोक शांति से शुरू होता है, शांति पे खत्म होता है। ऐसा क्यों है बताइए? ये हर श्लोक पे शांति लिखने की जरूरत क्या है बताइए? आप और मैं तो जिंदगी में हर बार शांति शांति नहीं बोलते हैं दिन भर, और वो हर श्लोक को शांति क्यों लिखते हैं बताइए? ये श्लोक किसने लिखे हैं? ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? शहर में, गांव में, किले के अंदर, राजा की पहरेदारी में, कि जंगल में रहते थे? कहाँ रहते थे? जंगल में। गांव। जंगल में रहते जंगल थे। में रहते और थे। जंगल में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? कभी भी जान जा सकती है, कोई भी आके मार सकता है। तो जो आदमी निर्भर चिंता करेगा, इतने बढ़िया श्लोक, इतना बढ़िया लिटरेचर लिख सकता है। इतनी अच्छी बात, इतना अच्छा साहित्य, इतना अच्छा लिटरेचर आप कब लिखेंगे? जब चिंतित होंगे कि जब शांत होंगे? जब शांत। शांत हो। कब शांत होंगे। तो ऋषि मुनियों को क्या बात समझ में आई कि जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है? शांति। शांति। तो अगर आप शांति से निर्णय लेंगे तो सही निर्णय लेंगे, पैनिक होकर निर्णय लेंगे तो गलत निर्णय लेंगे। पहली बात तो ये है, पैनिक नहीं होना है अभिषेक जी। दूसरा, एक बात बताइए, आप भी इन्वेस्टर हैं। जब आपने इन्वेस्टमेंट किया था अभिषेक जी, आप नहीं जानते थे कि बाजार कभी भी गिर सकता है? क्या आप नहीं जानते थे बाजार ऊपर नीचे होता है? सर जानते हैं। तो वही तो हो रहा है। तो फिर आप क्यों पैनिक करते हैं? बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। सर। पैनिक करेंगे तो आपका फैसला गलत हो जाएगा। राइट। राइट। तीसरी चीज, इससे बाहर आने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिसको भी पैनिक हो रहा है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, वो अपने आप से एक बात पूछे, आने वाले सालों में, आने वाले समय में उसके परिवार की हालत बुरी होने वाली है कि अच्छी होने वाली है? खर्चे बढ़ेंगे कि कम होंगे बताइए? अगर आपको लगता है कि आपका काम चलता रहेगा, आपकी नौकरी चलती रहेगी, आपके परिवार के खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो फिर अगर आपका होता रहेगा तो बाजार का क्यों नहीं होगा भाई? आप अपने लिए तो अच्छा सोच रहे हैं और बाजार के लिए खराब सोच रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये दुनिया का अंत नहीं है।
रुपया पहली बार कमजोर नहीं हुआ है। तो अब रुपया कमजोर होने पर जो आपको सबसे जरूरी चीज है वो क्या समझनी है, वो हम समझते हैं, और उसको समझने से हमें बात समझ में आती है। लेकिन ये हम आसानी से समझेंगे जब हम इकोनॉमी को समझेंगे कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, इंडिया की तकलीफ क्या है, इंडिया की तकलीफ को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कल आरबीआई ने एक डिविडेंड गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया है 2.9 लाख करोड़ का। हम्म। तो उससे क्या मतलब फिजिकल डेफिसिट या इकोनॉमी पे क्या असर होगा इस डिविडेंड हाँ जो गवर्नमेंट को मिला है? हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, होता रहता है, हर साल हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, उसके पिछले साल भी हुआ था। उल्टा अच्छा है, अगर आप संकट में है और पैसे की कमी है और पैसा आया तो अच्छा ही होगा, उसका फायदा ही होगा, आपको नुकसान नहीं हो सकता है। ठीक है ना। देखिए, मेरी दादी गांव की रहने वाली थी। वो मुझे अक्सर एक बात कहा करती थी कि अ, हमारे गांव में एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमें शहर से खरीदनी पड़ती थी। एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो हमें शहर से खरीदनी पड़ती थी। तो कहती है कि हमने कभी पैसा तो देखा ही नहीं, पैसे की हमें जरूरत नहीं होती थी। जो चीजें हमें चाहिए गांव में हो जाती थी, खेत में हो जाती थी, खाने पीने की चीजें हो जाती थी। कभी कभी हमें कोई चीज खरीदनी पड़ती थी, उसके लिए हमें पैसे की जरूरत होती थी, और तब हम पैसे की कोशिश करते थे। पैसे हमारे पास नहीं थे, बाकी हमारे पास सब कुछ था। तो होता क्या है, कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है कि आपके पास सब कुछ होता है लेकिन एक खास चीज नहीं होती है। टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज भी जब समुद्र में चलता है तो डीजल की जरूरत होती है। और मुक्ता जी, आपकी स्कूटी, आपकी कार भी जब सड़क पे चलती है तो पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। तो साइज छोटा या बड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत बड़ी शिप है, टाइटैनिक शिप है, दुनिया की मेजर इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें फ्यूल की जरूरत नहीं होगी। ये भी देश जब बाहर से कुछ खरीदता है तो डॉलर चाहिए। तो स्कूटी को भी पेट्रोल चाहिए और जहाज को भी पेट्रोल चाहिए, सबको पेट्रोल चाहिए। साइज से कोई मतलब नहीं होता है इसका। सवाल ये उठता है कि वो डॉलर कहाँ से आएगा, वो डॉलर कहाँ से आएगा। उस डॉलर के आने के तीन तरीके हैं। पहला तरीका ये, अभिषेक जी देखिए, आपका भी जवाब इसके अंदर आ जाएगा कि आने वाले समय में बाजार में क्या होने वाला है, वो हम बहुत आसानी से देखिए बात को समझने की कोशिश करेंगे। कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी इकोनॉमी है। बहुत से लोगों को लगता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मैं रुपए में खरीदता हूँ, रुपए में बचत करता हूँ, रुपए में व्यय करता हूँ, मुझे डॉलर से क्या मतलब है। आम आदमी को डॉलर कोई से कोई मतलब नहीं है, पर आम आदमी मिलकर देश बनता है। और देश को सब कुछ देश में पैदा होता है, लेकिन कोई ना कोई चीज बाहर से खरीदनी पड़ती है, जो मेरी दादी को खरीदनी पड़ती थी। तो जब मेरी दादी के पिताजी को खरीदनी पड़ती थी तो उनको रुपया या पैसा याद आता था, तभी उनको रुपया पैसा याद आता था, नहीं तो याद नहीं आता था। तो वैसे ही इंडिया जब बाहर से कुछ खरीदता है तो उसको डॉलर याद आता है। अब आपका देश कितना ही बड़ा हो, डॉलर आपका नहीं है। और जब आप बाहर से कोई सामान खरीदते हैं तो आपको डॉलर में पेमेंट करना है। वो डॉलर आपके पास कहाँ से आएगा? वो डॉलर आपके पास आएगा जब आपके देश से दूसरा देश खरीदेगा। बात समझ में आ रही है ना। आप जिस डॉलर से दुनिया से सामान खरीदेंगे वो डॉलर आपके पास कब आएगा? जब आपका सामान दुनिया खरीदेगी। अब ज्यादा ध्यान से समझते हैं। दो लोग दुनिया में रहते हैं, दो लोग दुनिया में है, एक इंडिया है, एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की ग्रोथ ज्यादा है कि इंडिया की ग्रोथ ज्यादा है, मुक्ता जी बताइए, फास्टेस्ट कौन है, ग्रोइंग कौन है? इंडिया। इंडिया ज्यादा फास्टेस्ट है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? खर्चा ज्यादा। ये डबल एंट्री सिस्टम है। अगर आप बोलते हैं हमारी इनकम बढ़ रही है तो किसी का खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि एक का खर्चा ही दूसरे की इनकम होती है। तो इंडिया की ग्रोथ ज्यादा है, इसका मतलब इंडिया के खर्चे ज्यादा हैं। तो इंडिया जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सामान खरीदती है तो ज्यादा खरीदती है क्योंकि ग्रोथ ज्यादा है। और दुनिया जब इंडिया से खरीदती है तो कम खरीदती है क्योंकि ग्रोथ कम है। तो आपने $100 का सामान इंपोर्ट किया और 50 का एक्सपोर्ट किया, 50 कम पड़ गए ना। अब ये 50 कहां से आएंगे बताइए। ये हिंदुस्तान की कमजोरी नहीं है, हिंदुस्तान की जरूरत है। पूरी दुनिया समझ ही नहीं पा रही इस बात को, इसको कमजोरी, अरे ये कमजोरी नहीं है, ये जरूरत है हिंदुस्तान की, क्योंकि हम ज्यादा गति से बढ़ रहे हैं। अब ये $50 कहां से आएंगे? ये $50 आपके पास तीन तरीके से आते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके बहुत से परिवार के लोग दुनिया में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, अमेरिका में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, वो आपको डॉलर भेजते हैं, जिसको आप रेमिटेंस कहते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करके आपने $50 कमा लिया, 50 की कमी पड़ गई। उस 50 की कमी आप कैसे पूरी करते हैं? तीन तरीके से पूरी करते हैं। रेमिटेंसेज आते हैं आपके पास। दूसरा तरीका आपके पास है कि आपके पास एफडीआई आता है। बाहर के व्यापारी, बाहर के सेठों को लगता है कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है और हमें जाकर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो अपना पैसा लेके आते हैं, एफडीआई लेके आते हैं। और तीसरा एफआईआई का पैसा आता है। तो तीन तरीके से पैसा आता है।
पिछले कई सालों से इंडिया के पास ये पैसा लगातार आ रहा था, इसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट में आपके पास डॉलर आ रहा है। करंट अकाउंट जिसका आपने जिक्र किया था मुक्ता जी, वहां आपको डॉलर की कमी पड़ रही है, तो आप कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के करंट अकाउंट में इस्तेमाल करते थे। ये कुछ ऐसा है कि मैं और मेरी पत्नी हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा 100 रुपये का खर्चा है, हमारी 100 रुपये की आमदनी है, 110 रुपये का खर्चा है, तो हमारा 10 रुपये का खर्चा कहाँ से आता था कि हमारा बेटा विदेश में काम करता है, वो हमें मनी ऑर्डर भेजता है, वो हमें 10 रुपये भेजता है, और 10 रुपये से वो हमें 20 रुपये भेजता है, वो हमें 20 रुपये भेजता है, 10 रुपये हम रिजर्व में रख देते हैं और 10 रुपये हम खर्च करते हैं। तो हमारे पास खूब सारे डॉलर्स आते हैं, वो आधे डॉलर्स हम खर्च कर देते हैं करंट अकाउंट को पूरा करने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फर्क को पूरा करने के लिए, और आधा आरबीआई के पास जमा हो जाता है, जिसको आप रिजर्व कहते हैं। तो बहुत सालों से हमारे पास रिजर्व इकट्ठा हो रहे हैं मुक्ता जी, और रिजर्व जो हमारे पास है, दुनिया में 2 या 3 देशों के पास ही हमसे ज्यादा रिजर्व है। इतना डॉलर्स हमने इकट्ठा किया है। तो अभी क्या हो गया है, अभी जो पैसा हमें एफआई एफडीआई से आ रहा था, वो थोड़ा आना कम हो गया। वो आना कम क्यों हो गया? क्योंकि 2 साल से हमारी इकोनॉमी ने अच्छा नहीं किया, 2 साल से हमारे बाजारों ने अच्छा नहीं किया, और 2 साल से दुनिया के बाजारों ने, दुनिया की इकोनॉमी ने अच्छा किया। तो वो जब यहां पर आते हैं तो रिटर्न कमाने के लिए आते हैं, और जब उन्होंने देखा कि रिटर्न वहां ज्यादा है, तो वो पैसा निकाल के चले गए। अब उनको वापिस हमारे देश में हमें लेके आना है। तो जब तक वो हमें लेके नहीं आएंगे, तब तक प्रधानमंत्री जी ने, मुक्ता जी, हमसे कहा है कि डॉलर कम खर्च करो। और इसीलिए उन्होंने वो 7 बातें कही है। वो 7 बातें इसलिए कही है ताकि आप डॉलर खर्च कम करो। पर वो टेम्परेरी है। वो टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि वो परमानेंट हो ही नहीं सकता। परमानेंट होने से हमारा ही नुकसान है, हम तो ग्रो ही खर्चा करने से होते हैं। तो जब तक हम डॉलर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक हमें डॉलर्स कम खर्च करना है। रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए, मिडिल ईस्ट में तनाव है, दुनिया में तनाव है, तो रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए, तो वो हमारा तनाव है। तो जब तक हम डॉलर्स की वापस सुचारू रूप से लाने की वातावरण को नहीं हासिल करते हैं, तब तक ये समस्या रहेगी। तो पहली चीज तो ये है। तो अब हमारी सरकार को समझ में आ गया कि सारे काम छोड़ दो भैया, इकोनॉमी को अच्छा करो। और इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए आपको विदेशियों को वापस लेके आना है। विदेशी आपके पास तब आएंगे जब आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, या आपका वातावरण अच्छा होगा, या सरकार ऐसे फैसले करेगी जिससे विदेशी को लगे कि हाँ, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अब अच्छा करेगी। क्या मतलब हुआ? अब इंडियन गवर्नमेंट सारे अच्छे फैसले करेगी। आइए इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने कहा था मुक्ता जी, जब मैं बहुत खुश रहता हूं तो ईश्वर को याद नहीं करता हूं। तो जैसे ही इंसान जब बहुत खुश होता है तो खूब जम के कुछ भी खाना खाता है। अभिषेक जी और मैंने बहुत बार होटल में बैठ के अच्छा चटखारे लेते हुए स्पाइसी खाना हमने बहुत बार खाया है। खाया ना अभिषेक जी? दूसरा चीज क्या, पिया नहीं बोलूंगा, जूम पे नहीं बोलना चाहिए। तो खाते पीते हम लोग हैं, जब मजे करते हैं तो खूब खाते पीते हैं। अगर आप 3-4 दिन तक रोज खाते पीते रहोगे, बढ़िया खाओगे, तो हाजमा अच्छा होगा कि बिगड़ जाएगा? बताइए अभिषेक जी, क्या करे होगा आपका हाजमा? आपका बिगड़ बिल्कुल। जाएगा। ठीक है। और जब आपका हाजमा बिगड़ जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं, घर में आपकी वाइफ बोलेगी कुछ नहीं मिलेगा, केवल खिचड़ी मिलेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, यही होता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब सरकार सही नीतियां नहीं बनाती है, जब सरकार इकोनॉमी की तरफ ध्यान नहीं देती है, क्योंकि सरकार को केवल एक काम नहीं करने हैं, सरकार को 1000 काम करने हैं। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी की तरफ से ध्यान हट जाता है मुक्ता जी, और जब ध्यान हट जाता है तो इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है। जब इकोनॉमी अच्छा नहीं करती है तो इकोनॉमी बीमार होने लगती है। जैसे हमारा शरीर, अगर हमारे शरीर में वायरस आ जाए, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया आ जाए, तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन आपको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपको कब मालूम चलता है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है? बताइए। शरीर में बैक्टीरिया आ गया, शरीर में वायरस आ गया, कब मालूम चलता है? आप जानते हैं? कभी मालूम ही नहीं चलता है। वायरस इतना छोटा होता है, बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप में नजर आता है। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया चला गया, आपको मालूम ही नहीं चलता है। आप जानते हैं कब मालूम चलता है? 8-10 दिन वो बैक्टीरिया, वो वायरस आपके शरीर में रहता है, मल्टीप्लाई करता है, जबरदस्त तरीके से मल्टीप्लाई करता है। और जब वो मल्टीप्लाई करता है तो आपका शरीर उसको रोकने की कोशिश करता है, और उसके रोकने की कोशिश से आपको बुखार होता है। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपके शरीर में वायरस घुसता है तब जाते हैं, कि बुखार आने पर आते जाते हैं? बताइए। बाहर आने पे जाते हैं। जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर कहता है बुखार आना अच्छी बात है, उसने आपकी जान बचाई है। अगर बुखार नहीं आता तो आपको कभी मालूम ही नहीं चलता कि शरीर में वायरस फैल रहा है, और हम मर जाते। हम क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि बुखार हमें बता देता है कि शरीर में कुछ गलत चीज चली गई है, इलाज करो। रुपया गिरना, बुखार आना है। मैं तो हमेशा खुश होता हूं जब रुपया गिरता है, क्योंकि गिरता हुआ रुपया ही सरकार को बताता है कि हमें सही फैसले करने हैं, हमें सही नीतियां बनानी है। तो एक बहुत मजेदार चीज कहता हूं मैं आपको,
सबसे ज्यादा रुपया गिरा था 1991 में 42%। अभी तो गिरा है मुक्ता जी केवल 13%। कितना गिरा था? 42%। 91 में गिरा था, 92 में बाजार बढ़ा 37%। बताइए क्यों? क्योंकि हमने अपने जिंदगी का सबसे अच्छा इकोनॉमिक फैसला 1991 92 में मनमोहन सिंह जी ने लिया। याद आया अभिषेक जी? पढ़ा रहे हैं इतिहास में। आप तो शायद बहुत छोटे होंगे, 2-3 साल के होंगे, कब Yes, का sir. आपका बर्थ है उसके हिसाब से आप देखिए। ठीक है। Yes, sir. I was 5 years old. 5 इयर्स हो गए। इंडिया का रास्ता ही बदल गया 91 के बाद में। हमने क्यों अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को बदला मुक्ता जी बताइए? क्योंकि रुपया कमजोर हुआ। और जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी बदली, जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बदलती है व्यापारी को लाभ होता है, क्योंकि वो हमेशा टॉप पे बैठा है। हम्म। अगर सरकार ने मनरेगा में काम देने के लिए पुल बनाने का फैसला किया है ताकि मजदूर को पैसा मिले, तो मजदूर को पैसा ठेकेदार देता है, तो सरकार से पैसा पहले ठेकेदार को मिलता है फिर मजदूर तक आता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो सरकार ने सही फैसले लिए। और आप देखिए क्या हुआ, आपके सामने है क्या हुआ। आपका चार्ट स्लाइड देखिए आप। हम्म। 92 में बाजार ने 37% का रिटर्न दिया। आगे चलिए, फिर रुपया गिरा 23%। 2008 में हम्म। बाजार गिर गया, लेकिन 2009 में बाजार ने रिटर्न दिया 81%। फिर आगे देखिए 2011 में रुपया 19% गिर गया। सरकार ने सही फैसले लिए, रिटर्न आया 2012 में 26%। 2013 में रुपया फिर गिर गया हम्म। -12%। 2014 में रिटर्न आया 30%। फिर यूक्रेन ने रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, और रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर रुपया फिर 11% गिर गया। आप देखिए क्या हुआ। अगले साल 2023 के अंदर आपके बाजार ने कितना रिटर्न दिया, मेरे सामने ये आ रहा है, 19% का रिटर्न दिया। ध्यान से देखिए स्लाइड को। क्या देख रहे हैं मुक्ता मैम आप? समय रुपया गिरता है, उसके नेक्स्ट ईयर मार्केट की ग्रोथ दिख रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आपको बुखार आता है, आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं, आराम लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, वापस ठीक हो जाते हैं। कितनी जरूरी बात है। हाजमा आपका बिगड़ा तो अगले दिन आप खिचड़ी खाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है बताइए आप? तो रुपया गिरना ऑलवेज ब्रिंग्स बैक टू द ट्रैक। तो इसलिए मैं एक इक्विटी इन्वेस्टर हूं। मैं रुपए गिरने से कभी नहीं घबराता हूं। मुझे रुपया गिरने से ऐसा लगता है कि आने वाला समय अच्छा होगा। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आई थिंक ये स्लाइड देखकर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा इंडिया की हम्म। ग्रोथ स्टोरी पर। क्योंकि इंटरनली तो पता है कि इंडिया में ऐसी कोई मेजर अंदर अंदर कुछ इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। इट इज जस्ट द ग्लोबल इवेंट्स जिसकी वजह से ज्यादा चीजें बिगड़ रही हैं। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है, इंडिया का जो मॉडल है ये कंजप्शन मॉडल है, ये एक्सपोर्ट मॉडल नहीं है। हम्म। देखिए, दुनिया में ट्रेडिशनली अमीर कंट्रीज हैं यूरोप और अमेरिका। उसके बाद जितने भी देश पैसे वाले बने उनके नाम बताइए। इनके अलावा जापान, हम्म। चाइना, सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया, यही कंट्रीज है ना। Dubai. अब ये कंट्रीज कैसे पैसे वाली बनी है? एक्सपोर्ट करके पैसे वाली बनी है। हम्म। इंडिया में ग्रोथ कैसे हो रही है? एक्सपोर्ट करके नहीं हो रही, कंजप्शन करके हो रही है। तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होता है। हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा मॉडल है ही नहीं एक्सपोर्ट का मॉडल। हमारा तो कंजप्शन का मॉडल है। हम्म। तो हमें हमेशा Right. डॉलर की जरूरत रहने। तो हमें 3 काम करने होंगे। पहला, या तो जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान में बनाना होगा, उसको बनाने में टाइम लगेगा। दूसरा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, जो मुश्किल काम है क्योंकि दुनिया ग्रो नहीं कर रही है, तो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तीसरा, आपको फॉरेन से पैसे लाने होंगे, मतलब फॉरेनर्स को बोलना होगा ये देश बहुत तेजी से बढ़ेगा, आप आके हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए। और ये कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया ये काम करती है। मेरा ये मानना है सरकार को एक फैसला और लेना चाहिए कि एफआई का टैक्स खत्म कर देना चाहिए। ज्यादातर देशों में एफआई से टैक्स नहीं लिया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जया जी आपसे क्या कहा था कि मेरी पत्नी मुझे कभी नहीं बोलती आइए विराजिए बैठिए स्वागत है, जबकि मेहमान को बोलती है। क्यों? क्योंकि मैं घर का आदमी हूँ। तो हम सभी घर के, हिंदुस्तान हमारा है, हमें तो हिंदुस्तान में ही रहना है, हिंदुस्तान में जीना है, हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करना है। ये हमारा घर है। जब हम हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे देश का निर्माण करते हैं। विदेशियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे देश का निर्माण करें। तो इसलिए जब आप विदेशी को कहते हैं कि हमारे देश में आइए, तो आपको अतिथि देवो भव कहा जाता है, और अतिथि को खाना पहले खिलाया जाता है। आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, अगर खाना घर में पूरा नहीं है तो जो मेजबान है वो भूखा रहता है और अतिथि को खिलाता है। तो भारतीय लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए अगर सरकार एफआई का टैक्स को खत्म करती है तो। क्योंकि एफआई जब आपके देश में आता है ना मुक्ता जी, तो 2 रिस्क लेता है।
आप, मैं, अभिषेक, जया जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही रिस्क लेते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। वो बेचारा दो रिस्क लेता है, बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, रुपया ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। क्योंकि वो दो रिस्क उठाता है, हमें उसको इंसेंटिव देना चाहिए, और इंसेंटिव ये होना चाहिए कि मुझसे टैक्स ना ले। मैं आपको आज कहता हूं, आज के बाद आप क्या सुनेंगी, सरकार ऐसी नीतियां बना रही है कैसे डॉलर हमारे देश में वापस आए। और डॉलर वापस आने पे आप भूल जाएंगे कि ये दिन आपने देखे थे जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं। आने वाले 10, 15, 20, 25 साल ये हिंदुस्तान के साल हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि हमें किसी प्रकार की चुनौती नहीं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, वो इसी तरह की चुनौतियां आएंगी, पर हमें अपनी नीतियां ऐसी बनानी है कि हम चुनौती का सामना कर सके। भगवान की दया है कि रुपया कमजोर हुआ है, रुपया कमजोर होते ही सरकार ने पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है, इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया है। नहीं तो सरकार की आदत होती है 24 घंटा पॉलिटिक्स को सोचने का, लेकिन रुपए ने सरकार को इकोनॉमिक्स के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और जब आप किसी कमी को मान लेते हैं, फिर वो कमी कमी नहीं रहती है, क्योंकि फिर आप उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं। और इंसान जब किसी कमी के पीछे भागता है तो उसको जरूर दूर कर सकता है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपके, उनसे मैं ये प्रार्थना करूंगा, एसेट एलोकेशन करें, सलाहकार से चिंतन करते रहें, उनसे सलाह करते रहें, इमोशंस को काबू में रखें। 3, 4 साल का खर्चा आप डेट हाइब्रिड फंड्स में रखें, जो इस पैसे की अभी जरूरत नहीं है, निसंकोच इक्विटीज में डालें, इक्विटीज आपको निराश नहीं करें। सर मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो उसका क्या हम्म, इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे? बिल्कुल ठीक और बात है। बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड का इम्पैक्ट दोनों 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 बातें हम समझते हैं। रुपया जब कमजोर होता है तो चीजें महंगी होती हैं, और जब चीजें महंगी होती हैं तो ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, और जो भी ब्याज दर बढ़ती है वो रुपये को महंगा करता है। रुपया मतलब उधार पे लेना महंगा हो जाता है, और उस हिसाब से इक्विटीज के दाम नीचे आने चाहिए। तो जब भी हम्म, बॉन्ड बढ़ती हैं तो बाजार नीचे आता है, लेकिन वो ऑफसेट हो जाएंगे। ऑफसेट कैसे हो जाएंगे, ध्यान से समझिएगा। रुपया कमजोर हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि रुपए की परचेसिंग पावर कम हुई है, इसका मतलब यही हुआ ना, यस सर। है ना। रुपया कितने से कमजोर हुआ, 13% से रुपया कमजोर हुआ है। इसका कम हो मतलब ये हुआ, विदेशी के लिए 13% से मार्केट का रिटर्न बढ़ गया। क्योंकि रुपए से ही तो आप सोना खरीदते हैं, रुपए से ही तो आप जमीन खरीदते हैं, रुपए से ही तो आप बॉन्ड खरीदते हैं। तो अगर विदेशी के लिए रुपया कमजोर हो गया, इसका मतलब इक्विटी के लिए रिटर्न बढ़ गया। गया। तो बॉन्ड यील्ड्स इन्वेस्टर को परेशान करेगी जो हिंदुस्तान का है, विदेशी इन्वेस्टर को तो रुपया जो कमजोर हुआ है वो ऑफसेट हो जाता है। दूसरी बात यह है। राइट। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि महंगाई बढ़ती है ना, हिंदुस्तान को महंगाई चाहिए, ज्यादा महंगाई नहीं चाहिए, थोड़ी बहुत महंगाई चाहिए। आप लौट के जाइए, अभिषेक जी होमवर्क देता हूं, पूरा 2024-25 में हमारी महंगाई लगातार कम हो रही थी, कम होते होते 1%, 0.5% पे आ गई थी, और इसलिए हमारी डिमांड कम हो गई थी। तो थोड़ी महंगाई बढ़ना बुरी बात नहीं है, हाँ ये चिंता का विषय है थोड़ा महंगाई बढ़ना, पर महंगाई आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितनी कम मांग होना आपको नुकसान पहुंचाती है। तो हिंदुस्तान में महंगाई कम होने से, ब्याज दरें बहुत ज़्यादा होने से, दोनों के बीच में अंतर ज़्यादा होने से, 2024-25 में रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, तो हिंदुस्तान में कंजप्शन ग्रोथ कम थी, और इस वजह से व्यापारियों को ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। अब हम वापस ठीक हो जाएंगे, हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 8% तक आ गई थी। मेरा ये यस। मानना है जो महंगाई थोड़ी बहुत बड़ी है रुपये के कमजोर होने से, अगले साल हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 11-12% हो जाएगी, और वो हमें नुकसान की जगह फायदा ज्यादा पहुंचाएगी। पर फिर कहता हूं, बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर मार्केट्स को उसी अनुपात में नीचे आना चाहिए, ये एक सर्वविदित ज्ञान है, क्योंकि पैसा महंगा हो गया है। तो जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ता है उतनी बॉन्ड की प्राइस, इक्विटी की प्राइस गिर जाती है, वो हमें ध्यान रखना है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे सेशंस की बहुत जरूरत थी, इस मोमेंट पे तो बहुत जरूरत थी, क्योंकि हमारे अंदर ही इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो आई एम श्योर जो व्यूअर्स जो इसको सुनेंगे उनको भी थोड़ा हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी इन्वेस्टमेंट हमको अपना, अगर हमने सही एसेट एलोकेशन कर रखा है तो हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और आई थिंक दे विल बी एबल टू टेक अ गुड डिसीजन। मैं छोटी सी बात कहूंगा, जब दशा खराब होती है ना, तो आपको दिशा ठीक करने के लिए सही निर्णय लेने पड़ते हैं। तो आपके शरीर की दशा खराब होती है तो आप अच्छा खाना खाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वक्त पे दवाई लेते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, समय पे खाना खाते हैं, सारे अच्छे काम करते हैं। आप जब भी आप बीमार हुए देखिए आपने सारे अच्छे काम किए हैं, ताकि आप ठीक हो जाएं। तो इकोनॉमी भी ऐसे ही काम करती है। तो जब भी इकोनॉमी की दशा खराब होती है तो मैंने देखा है सरकारें अच्छा काम करती हैं, और जब सरकारें अच्छा काम करती है सबसे ज्यादा फायदा व्यापारी को और बाजार को होता है। ये मेरी समझ है, ये मेरा अनुभव है, ये मैंने सीखा है। तो मैं ऐसे क्षणों में डरता नहीं हूँ, इन क्षणों को मैं शांति से गुजारने की कोशिश करता हूँ। आई होप हमारे इन्वेस्टर्स भी यही करें इस समय में। और राइट।
वापस सर थैंक यू, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं हमारे व्यूअर्स से थैंक यू रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे और डिस्कशंस हम आगे लेके आएंगे जो उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू